दोस्तों नमस्कार। मैं मनीष कुमार और आज बात पीके की करते हैं। प्रशांत किशोर की करते हैं। आज बात बिहार की करते हैं और बिहार चुनाव की करते हैं। जानते हैं कि बिहार में प्रशांत किशोर कितने महत्वपूर्ण नेता बन चुके हैं। देखिए, मैं किसी भी नेता की, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, उसकी पैरवी नहीं करता, उसके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश नहीं करता। मैं मानता हूं और कोशिश भी करता हूं कि निष्पक्ष रहूं, लेकिन आज बात मुझे लगा कि आपसे करना चाहिए पीके के बारे में, बिहार की राजनीति के बारे में। देखिए, बिहार की राजनीति पर पूरे देश की निगाहें रहती है और इस बार चुनाव बिहार में है। एनडीए महागठबंधन और उसके साथ जन सुराज पार्टी भी चुनावी मैदान में है। और क्योंकि बड़ा दिलचस्प हो जाता है इस विषय पर चर्चा करना, क्योंकि जन सुराज पार्टी बिहार चुनाव में इकलौती ऐसी पार्टी है जो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप देखें तो बीजेपी, जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, केंद्र में सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, वो पार्टी गठबंधन के साथ बिहार में चुनाव लड़ती है। नीतीश कुमार सहयोगी दल के रूप में है। जेडीयू जेडीयू बीजेपी का गठबंधन है। उसके साथ कुछ और भी हैं, एलजेपी, रामविलास, हम पार्टी है। तो कई पार्टियों को मिलाकर एनडीए जो है वो बिहार में चुनावी मैदान में उतरते हैं उनके नेता। बीजेपी 100 110 सीटों के आसपास इन सीटों पर वो चुनाव लड़ती है। अब बात अगर महागठबंधन की करें, आरजेडी, कांग्रेस, तो वहां पर भी देख लीजिए कि आरजेडी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को 50, 60, 70 सीटें मिल जाती हैं। और फिर उसके बाद अब मुकेश सहनी भी उनके साथ है। आरजेडी ज्यादा से ज्यादा 140 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 150 सीटों पर चुनाव लड़ती है। अब बात करते हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली जन सुराज पार्टी प्रशांत किशोर बिहार में कितने मजबूत है। उस बिहार में जहां की सियासत जात के आसपास ही टिकी रहती है। नेता मानते हैं कि उनके कैडर का वोट इतना है। गठबंधन की बात इसलिए मैं आपको बता रहा था क्योंकि समीकरण बिल्कुल सटीक बैठा हुआ है दोनों गठबंधन के पास। दोनों को पता है कि आरजेडी का वोट इतना है, कांग्रेस का वोट इतना है, नीतीश को इस जात के लोग वोट देंगे, वो इतना परसेंट है, बीजेपी को स्वर्ण वोट देंगे, वो इतने परसेंट है, एलजेपी रामविलास को पिछड़े दलित वोट देंगे, वो इतने परसेंट है, जीताराम मांझी का वोट बैंक इतना प्रतिशत है। तो ये जो गठबंधन बनता है, महागठबंधन या फिर एनडीए, इंडिया अलायंस या एनडीए आप कह लीजिए, तो समीकरण दोनों गठबंधन अपना बैठा कर चलते हैं कि हमारे पास वोट बैंक इतना है, हमारे पास इस जाति का वोट है, और 2-4% अगर ऊपर नीचे हो जाए तो वो किसी की भी सरकार बन जाती है। यहां बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यह है कि जब आरजेडी और बीजेपी को आप देखेंगे तो ये दोनों पार्टियों का जो वोट प्रतिशत होता है, उसके साथ नीतीश कुमार जिसके साथ भी हो जाते हैं, माना जाता है कि उसकी सरकार बन जाती है। तो जितने भी राजनीतिक पंडित हैं या फिर जो भी पोल्स हो रहे हैं, एग्जिट पोल जो होंगे या जो उससे पहले ओपिनियन पोल हुए, उसमें जो बताया जा रहा है कि एनडीए की सरकार बन जाएगी, वो दरअसल इस आधार पर बताया जाता है क्योंकि नीतीश कुमार का अपना एक वोट बैंक बिहार में रहा है और बीजेपी के साथ अगर वो मिल जाते हैं तो वो वोट प्रतिशत जो है 40 के आसपास, 45 के आसपास पहुंच जाता है और वहां पर सरकार बहुत आसानी से बन जाती है। ठीक यही काम आरजेडी के साथ होता है। आरजेडी का एक वोट बैंक है, माना जाता है कि बिहार में एम वाई समीकरण जो है, एम वाई वोट बैंक को तेजस्वी के साथ है, उसके साथ अगर नीतीश कुमार जुड़ जाए, उनका कुर्मी वोट बैंक जुड़ जाए, तो फिर 40-45% के आसपास वो चले जाते हैं, फिर उनकी सरकार बन जाती है। और ऐसा हम 2015 में देख चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रशांत किशोर कहां है, उनका वोट बैंक आखिर है क्या?
बाई पोल में देखा हमने, बाई इलेक्शंस में देखा कि उन्हें 10% के आसपास वोट मिला था। नई पार्टी है, पहली पार्टी है, चुनावी मैदान में है, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, कई सारे नेता हैं उसमें जिन जो साफ छवि के भी हैं और उनका एक बिहार में उनकी पकड़ रही है। चर्चा सोशल मीडिया पर या न्यूज चैनलों पर आप देखें या फिर अगर आप सब कुछ टटोलने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि एक नाम जिसको लेकर चर्चा जो है बिहार के गांव गांव में कह लीजिए या फिर पटना में या फिर सभी राजनीतिक दलों के बीच में भी है, वो प्रशांत किशोर ही है, वो जनसुराज ही है, जिनको लेकर हर नुक्कड़ पर बहस है। और मैं मानता हूं कि नुक्कड़ पर ही नहीं, तेजस्वी यादव भी जिस मीटिंग में बैठे होंगे वहां पर पीके के नाम पर चर्चा कर ही रहे होंगे, नीतीश कुमार, और यहां तक कि बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि प्रशांत किशोर बिहार में एक मजबूत दावेदार के तौर पर सामने खड़े हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3 साल पहले बनी पार्टी और 3 साल पहले बिहार पहुंचे प्रशांत किशोर ने वाकई में मेहनत तो की है। वो गांव गांव पहुंचे हैं, लोगों से मिले हैं, जुड़े हैं, और उनकी जो टीम है सोशल मीडिया पर उनका काम कमाल का है, वो तुरंत एक्टिव होते हैं। उनकी जो टीम है वो एनडीए के नेता हो चाहे महागठबंधन के नेता हो, उनकी पूरी कुंडली खंगालते हैं और उन्हें एक्सपोज करते हैं, जनता के सामने बताते हैं कि जो नेता जिसे आप पिछले 10 साल 15 साल 20 साल से वोट देते आ रहे हैं, दरअसल बिहार में अगर किसी का विकास हुआ है तो उन्हीं नेताओं का हुआ है। उसमें हमने देखा कि कैसे जेडीयू के अशोक चौधरी या फिर बीजेपी के सम्राट चौधरी, बीजेपी के संजय जायसवाल, बीजेपी के दिलीप जायसवाल, इन तमाम नेताओं के बारे में जिस तरीके से प्रशांत किशोर की टीम ने उनकी कुंडली को खंगाला और तमाम घोटालों को सामने लेकर आए जनता के बीच में, जैसे उन्होंने बताया कि ये नेता जो है ये आपकी गाड़ी कमाई को लूट रहे थे, और उनके क्वालिफिकेशन की बात हो, सम्राट चौधरी को तो पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। अलग अलग चैनलों पर भी जाकर प्रशांत किशोर ने बताया कि आप सम्राट चौधरी से सवाल पूछिए कि आखिर उनकी क्वालिफिकेशन है क्या, वो 7वीं पास हैं, 10वीं पास हैं या फिर पीएचडी होल्डर हैं, और अगर पीएचडी होल्डर हैं तो कैसे हैं। एफिडेविट में उन्होंने अपने मैट्रिक का कुछ ब्यौरा आखिर दिया क्यों नहीं है। और प्रशांत किशोर से जब उन्होंने ये चैनलों को बताया कि इस तरह से आप सवाल पूछिए, तो चैनल के एंकर्सों ने सवाल भी पूछा और वो क्लिप काफी वायरल है जिसमें सम्राट चौधरी बता भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर उन्होंने 10वीं कब पास की है, जबकि ये सवाल बहुत सिंपल है। आप किसी से भी पूछिए कि उसने 10वीं कब पास की, वो तुरंत बता देगा। लेकिन सम्राट चौधरी आखिर क्यों नहीं बता पाए। और वहां वो एफिडेविट की बात करते हैं, लेकिन एफिडेविट को हाफिडेविट बोलते हैं, और उसके बाद पीके की जो टीम है उस क्लिप को काटकर सोशल मीडिया पर वायरल करती है। तो ये एक बात तो आप याद रखिए कि अभी का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है, उसे आप इनकार नहीं कर सकते। और बिहार के जो यूथ है वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, और बिहार के जो यूथ हैं वो रोजगार के लिए जी जान से जुटे हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें रोजगार मिले। रोजगार बिहार में एक बड़ा मुद्दा है और हमेशा से रहा है, लेकिन लोगों के पास विकल्प नहीं रहा। इसके अभाव में लोग जो हैं या तो फिर एनडीए या फिर महागठबंधन के इर्द गिर्द रहे, लेकिन इस बार उन्हें एक विकल्प प्रशांत किशोर के रूप में मिल रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि उनकी कितनी सीटें आएगी, वो सरकार बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, प्रशांत किशोर को हल्के में नहीं ले रहे और ले भी नहीं सकते। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने माहौल बनाया है पिछले 5-6 महीनों में, उसे देखकर तो यही लगता है कि बिहार में अगर कोई पार्टी एक्टिव है, अगर बिहार में कोई पार्टी चुनाव लड़ रही है और जनता के बीच में मौजूद है, उसके कार्यकर्ता और जनता के बीच में जिस एक नाम की चर्चा है तो वो प्रशांत किशोर है। अब लोग प्रशांत किशोर को वोट देंगे नहीं देंगे ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वहां पर जातियों का बोलबाला है। लोग देखते हैं कि उनकी जात का नेता कौन है और फिर वो वोट बैंक जो है उसी में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे वो यादव समाज के लोग हों, कुर्मी समाज के लोग हों, या फिर स्वर्ण समाज के लोग हों, या फिर दलित वर्ग के लोग हों, या फिर मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग हों। उन लोगों ने अपना एजेंडा समाज ने ही
अपना एक सेट कर दिया है कि हमें इस नेता को वोट देना है, और वो 2 दशक से हम यही देख रहे हैं कि उसी पैटर्न पर बिहार में वोटिंग होती रही है। लेकिन क्या इस बार बदलाव होगा? क्या इस बार बिहार की जनता पीके को मौका देने जा रही है? इसलिए क्योंकि पीके जाति की बात नहीं करते, पीके धर्म की बात नहीं करते, पीके क्या बात कर रहे हैं? शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, और उन नेताओं को एक्सपोज कर रहे हैं जिन्होंने वोट लेकर सिर्फ अपनी तिजोरी को भरा है। जनता का विकास तो हुआ नहीं है राज्य में। अगर आज भी शिक्षा बड़ा मुद्दा है, पलायन सबसे ज्यादा बिहार से ही है, रोजगार है नहीं। पटना में हमने देखा है कैसे छात्रों पर लाठियां चलती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जबकि पूरे भारतवर्ष में हम देखें तो बिहार के लोग ही हर जगह छाए हुए हैं। अलग अलग सेक्टर्स में आप चले जाइए, देखिए टॉप पोजीशंस पर बिहारी ही बैठे हैं। लेकिन फिर बिहार के लोग बिहार में क्यों नहीं है? वो बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में सामने क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्यों बिहार आज सबसे ज्यादा गरीब राज्यों में गिना जाता है? क्यों बिहार में विकास के नाम पर कुछ नहीं है? हाँ, सड़कें जरूर बन गई हैं, लेकिन क्या सिर्फ सड़कें काफी है? क्या लोगों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? क्या शिक्षा के लिए वहां के छात्रों को पलायन करना चाहिए? क्योंकि आप जाकर देखिए मुखर्जी नगर में, दिल्ली के मुखर्जी नगर में चले जाइए या राजेंद्र प्लेस में चले जाइए, आपको बिहार के ही छात्र बड़ी संख्या में नजर आ जाएंगे। तो ये तमाम जो बड़े मुद्दे हैं, प्रशांत किशोर इन्हीं मुद्दों के सहारे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी सफलता उन्हें मिलेगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि युवाओं के बीच में अगर एक नाम को लेकर चर्चा है, अगर वो बिहार का कोई एक छात्र दिल्ली में बैठा है, तो वो ये देख रहा है कि नहीं, प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए। नीतीश कुमार के कार्यकाल को पिछले 5 साल से बिहार की जनता देख रही है। एकदम से ये बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है कि सब कुछ थम गया है। और प्रशांत किशोर यही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने काम किया, लेकिन उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए। वो तेजस्वी की बात को बताते हैं कि कैसे उनका जंगल राज रहा, और इन दोनों गठबंधनों ने बिहार की जनता को डरा कर ही वोट लिया है। एनडीए के लोग डराते हैं कि जंगल राज ना आ जाए, और वो लोग डराते हैं कि फिर ये लूट लेंगे, आपका हक मार लेंगे। तो वो जो डर की राजनीति बिहार में चली आ रही है पिछले 2-3 दशकों से, उस पर लगता है कि इस बार प्रशांत किशोर विराम लगा देंगे। देखिए उनकी कितनी सीटें आएगी, सरकार बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि प्रशांत किशोर जो हैं बिहार में एक बहुत मजबूत दावेदार के तौर पर खड़े हो चुके हैं। और प्रशांत किशोर जो हैं तेजस्वी और नीतीश कुमार के लिए आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो दोस्तों, बिहार में क्योंकि चुनाव होने हैं तो मैं बिहार चुनाव से भी जुड़े अपडेट्स आपके लिए लाता रहूंगा। कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छे रिसर्च के साथ, बढ़िया जानकारी के साथ अलग अलग विधानसभा के बारे में आपको अपडेट दूं, बताऊं कि बिहार की राजनीति कैसी रही है। लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए आपका सपोर्ट, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपना प्यार, अपना स्नेह मेरे साथ बनाए रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।